तो पता है कि आपकी इम्यूनिटी का आधा राज जो है वो भी आपके गट में ही छुपा है। अगर मैं आपको यह कहूं कि इन सब का प्रिवेंशन और कई बीमारियों में आराम देने का राज सिर्फ एक चीज में छुपा हुआ है, तो ये कोई अतिशयोक्ति यानी कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। ये 2000 रुपए किलो मिले तो भी खरीद लो, दैवीय चीज इसको माना जाने लगा। कैसे? ये आयुर्वेद इसके बारे में क्या क्या कह रहा है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु, वो लोग इसको इतना दैवीय दिव्य मानते थे कि इसका इस्तेमाल आज भी हर अनुष्ठान में होता है। ए वाइब्रेंट सोल, बहुत ध्यान से सुनो। डायबिटीज, ओबेसिटी, लिवर हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल, गट, ब्रेन, वीक बोन्स, हेयर, स्किन, एजिंग, कैंसर, अल्सर्स, यूरिन इश्यूज, गॉलस्टोन, पीसीओएस, इम्यूनिटी। अगर मैं आपको यह कहूं कि इन सब का प्रिवेंशन और कई बीमारियों में आराम देने का राज सिर्फ एक चीज में छुपा हुआ है, तो यह कोई अतिशयोक्ति यानी कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। और यह एक चीज है जौ। आयुर्वेद में इसे जव और इंग्लिश में इसको कहते हैं बार्ले। ये इकलौता ऐसा अनाज है जिसके औषधीय गुण किसी भी अनाज से बहुत ज्यादा है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे पुराने लोग जौ का रोज किसी ना किसी रूप में तो इस्तेमाल करते ही थे। वो लोग इसको इतना दैवीय दिव्य मानते थे कि इसका इस्तेमाल आज भी हर अनुष्ठान में होता है। जन्म के समय आपने देखा होगा जो पूजा होती है उसमें जौ रखवाए जाते हैं। हमारा जो नामकरण संस्कार होता है उसमें जौ होते हैं। हर हवन में जौ होते हैं। जिनको नवरात्रि में पूजा करनी होती है वो नवरात्रि में भी हम खेती के रूप में इस जौ को ही बीजते हैं और इसको देवी के समान विराजमान करवाते हैं, देवी के समान स्थान देते हैं। ये जो जौ है जिसको हम जव या बार्ले भी कहते हैं, पहले जब जो बच्चे होते थे ना, बच्चे जब मदर फीड के अलावा कुछ भी खाना शुरू करते थे, कुछ भी लेना शुरू करते थे, तो सबसे पहले उनको जौ का पानी पिलाया जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसको आयुर्वेद में बल्य कहा गया है, शक्तिवर्धक कहा गया है। पर अफसोस की बात यह है कि यह आज हमारी डाइट में किसी भी रूप में शामिल ही नहीं है। अब हमें इसको लेने का सही तरीका भी पता नहीं है। पर आज अगर ये वीडियो आपने सही से देखा और इस वीडियो ने आपको झकझोरा या जगाया, तो वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आप इसको जौ को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में भी अपना लोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत भरपूर वैल्यू ऐड करेगा। 80 की उम्र में भी याद करके शुक्र करोगे कि आज आपने ये वीडियो पूरा देख के अपनी लाइफ में उतार लिया था। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको जौ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स नहीं बताऊंगा। आयुर्वेद इसके बारे में क्या क्या कह रहा है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु और आज के कई बहुत सारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में भी यव को किसी ना किसी रूप में औषधीय बताया गया है। उसके पीछे क्या कारण है। और जितनी भी मॉडर्न रिसर्चेज हैं जो जौ के ऊपर, बार्ले के ऊपर हो रही हैं, वो इसके बारे में क्या कंफर्म कर रही हैं और ये आपके लिए कैसे वरदान हो सकता है, इस सबको जानते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि जौ के अंदर ऐसा क्या है। देखो, ये जो जौ है बार्ले, इसके अंदर पूरी की पूरी एक फार्मेसी छुपी हुई है जिसमें इतने सारे कंपोनेंट्स आपको एक साथ मिलते हैं। और ये इतने सारे कंपाउंड्स मिलके हमें क्या बेनिफिट दे सकते हैं उसको बहुत डिटेल में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया को वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। यानी डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ता हुआ एक ऐसा रोग बन चुका है जो लगभग हर तीसरा आदमी या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक उसको बोला जाने लगा है। लेकिन अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मैं क्या खाऊं जिससे कि मेरा शुगर स्पाइक ना हो। क्योंकि डायबिटीज में बॉडी को, ये जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रॉपरली या तो यूज नहीं कर पा रही होती या इंसुलिन प्रॉपरली, जो जिसको हम इनफ इंसुलिन बोलते हैं, वो बन ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड शुगर है वो हाई रहने लगता है। अब संस्कृत में ये जो जौ है इसको यव कहा गया है। यव से बाद में जव बना और जव से आज इसको हम जौ कहने लगे। और आचार्य चरक ने चरक संहिता में चिकित्सा स्थान प्रमेह चिकित्सा, जिसमें 21 नंबर वर्ष में इस सवाल का जवाब हमें बहुत ही खूबसूरती से दिया है जव के बारे में। आचार्य यहां पर कहते हैं, सशास्तिकम स्यात् तृण धान्यम अन्नम यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही। इसका सिंपल मीनिंग है कि प्रमेह वाले व्यक्ति के भोजन में यव, जौ या बार्ले प्रमुख अन्न होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही। अब ये जो प्रमेह शब्द है ना, ये अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। प्रमेह में लगभग 20 प्रकार के रोग आते हैं। इसमें यूरिन की सभी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, चयापचय संबंधित समस्याएं जिसको हम डाइजेस्टिव इश्यूज बोलते हैं, इस तरह के कई रोग आते हैं। उसमें मधुमेह, प्रमेह में मधुमेह जो है यानी डायबिटीज मेलाइटस जो है वो भी प्रमेह का एक उप प्रकार माना गया है।
अब आयुर्वेद में यव को डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट पथ्य आहार माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पथ्य आहार, जो साथ में कफ, मेद और कई चीजों के इंबैलेंस को भी सही कर सकता है डायबिटीज में। और डायबिटीज वालों के लिए ये इसलिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि जो छिलके वाली जौ है जो अभी मेरे पास है, इस जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो गेहूं या चावल के मुकाबले बहुत कम माना जाता है। गेहूं चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कई बार 80 तक भी मैक्सिमम चला जाता है जब उसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उसमें होता है प्योर ग्लूटेन, और जौ में क्या होता है, जौ में होता है बीटा ग्लूकन। अब बीटा ग्लूकन की वजह से इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो छिलके वाली जौ है, ये मिनिमम 28 तक भी चला जाता है। हाँ, एक जौ आती है पर्ल बार्ले का, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन ये जो छिलके वाली जौ है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, बीटा ग्लूकन है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। क्योंकि मेन रीजन ये है, जो इसका फाइबरस आउटर हल है, यानी जो इसका छिलका है, ये मेन उस फाइबर को और बीटा ग्लूकन को और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नीचे रखने का काम करता है। तो जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं वो ये छिलके वाली जौ लेनी है ताकि बीटा ग्लूकन का ज्यादा फायदा आपको मिल सके। अब ये जो बीटा ग्लूकन है ये क्या है, ये बेसिकली एक सॉल्युबल फाइबर होता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में एक ऐसा जेल होता है ना, जैसा जेल जैसा एक सब्सटेंस क्रिएट कर देता है विच स्लोज डाउन द एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और आज मॉडर्न साइंस की भी बहुत सारी स्टडीज हमें यह बताती है कि बीटा ग्लूकन जो पोस्ट मील ग्लूकोज राइस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और साथ ही ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में स्लो करता है। उससे क्या होता है, उससे इंसुलिन स्पाइक जो है वो एकदम से नहीं होता, सैटाइटी ज्यादा रहती है, गट बैक्टीरिया इंप्रूव होता है और इन्फ्लेमेशन इनडायरेक्टली रिड्यूस कर सकता है ये छिलके वाला जौ। तो डायबिटीज में तो ये एक रामबाण साबित हो सकता है। अब डायबिटीज में जौ का सत्तू जो इस तरह से आपको बाजार में मिल जाएगा, बहुत ही इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ये जौ का सत्तू लिया 2 चम्मच, उसमें काला नमक ऐड किया, उसमें जीरा पाउडर को मिलाया, उसमें पानी डाला, उसको मिक्स किया। आप सुबह इसको खाली पेट या दोपहर को खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हो। अगर आप गेहूं की रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी आप ले सकते हो। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरी तरह से गेहूं चावल को रिप्लेस कर दो, या इसकी पूरी तरह से रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं है। कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। आप वीक में 3 या 4 बार जौ की रोटी, जौ का दलिया, जौ का सत्तू या कुछ भी, मतलब जौ की खिचड़ी भी बनती है, इसके और बहुत सी चीजें बनती हैं, किसी भी चीजों को आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। तो मधुमेह में ये बहुत ही बढ़िया है। और प्रमेह में मधुमेह एक उप प्रकार है, प्रमेह के सब रोगों में बढ़िया है। और प्रमेह में दूसरा सबसे बड़ा रोग आता है यूरिन इश्यूज का। अब आज यूरिन, ब्लैडर, किडनी रिलेटेड इश्यूज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे यूरिन में जलन होना, रुक रुक के यूरिन आना, बार बार यूरिन जाना, यही आगे चल के फिर बहुत बड़ा कारण बनता है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, डिहाइड्रेशन, किडनी स्टोन, या जिसको हम पथरी का बनना भी कह देते हैं, किडनी, बहुत सारे इश्यूज, डायबिटीज, प्रोस्टेट इश्यूज, ब्लैडर इरिटेशन, हाई यूरिक एसिड और ब्लैडर के कई इश्यूज इसमें शामिल हो सकते हैं। और आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट में जो जौ है, यानी जो जव है, इसको यूरिनरी डिसऑर्डर्स और प्रमेह में बहुत ही लाभकारी माना गया है। मतलब इसको इतना अच्छा माना गया है कि कई उच्च स्थानों पर जो मेडिसिन रखी जाती है, ये तो एक प्रकार से अनाज है, ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से लैस माना गया है इस तरह के यूरिन इन्फेक्शंस के किसी भी केस में। और हमारे पुराने लोग भी मतलब इतने ज्यादा सयाने थे, इसको इतना अच्छे से जानते थे कि हमारे पुराने लोग भी जौ का पानी जो है वो कूलिंग और लाइट और यूरिनेशन सपोर्ट के लिए रेगुलर यूज करते थे। और आप देखोगे कि तब स्टोन या पथरी या ये समस्याएं बहुत कम होती थी। तो अगर किसी को भी पथरी, यूरिन, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूटीआई रिलेटेड इश्यूज होता है, जो आप ट्रीटमेंट जो भी कर रहे हो, मैं उससे बिल्कुल मना नहीं करता, आप वो ट्रीटमेंट करते रहो, जो दवाई, जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो मेडिसिन भी लेते रहो। बस साथ में जौ का पानी या जौ का सत्तू आप अगर साथ में ऐड कर दो तो इससे यूरिन के जितने भी इश्यूज हैं, यूटीआई है, यूरिन इन्फेक्शंस हैं या किडनी स्टोन बनने के जो चांसेस हैं, ये उसको भी रिड्यूस कर सकता है। उन सब में आपको फायदा मिलेगा। अब जौ का पानी कैसे बनाना है? जौ का सत्तू तो हमने देखा कि जौ का सत्तू, इस पाउडर को हमने पानी में मिक्स किया और अच्छे से घोल के हमने उसको पी लिया। लेकिन जौ का पानी कैसे बनाना है, उसके लिए हम 2 स्पून ये बार्ले लेंगे, यानी ये छिलके वाली जो जौ है इसको लेंगे। इसको हम 1 गिलास पानी में रात को भिगो देंगे। अगले दिन सुबह हम इसको छान लेंगे, इसमें से जो पानी था, पानी को हम निकाल देंगे और जौ को, जो जौ है हमारे पास, उसमें हम 2 गिलास पानी और डाल देंगे। अब 2 गिलास पानी डाल के उसको हम आंच के ऊपर, गैस के ऊपर रख देंगे सिम करके, ताकि वो धीरे धीरे करके कड़ता रहे, उबलता रहे। जब ये 2 गिलास पानी 1 गिलास पानी रह जाए तो उसको
छान लीजिए और फिर उसको ठंडा कर लीजिए। अगर आप चाहें तो उसमें से आधा ग्लास सुबह खाली पेट पी सकते हैं और बाकी का जो बचा हुआ पानी है उसको सिप सिप करके 2-3-4 बार में दिन में कभी भी खत्म कर लो। आप अगर उसका स्वाद बढ़ाना चाहें तो उसमें नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और साथ में नींबू को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको उसका मतलब जो टेस्ट है, वैसे तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो टेस्ट है उसमें और थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। हाँ, जिन लोगों को बीपी है वो नमक नहीं डालेंगे, बाकी वो चीजें डाल करके ले सकते हैं। आज से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज से 30 दिन के लिए मैं जौ का चैलेंज शुरू कर रहा हूं। क्या आप भी मेरे साथ ये जौ का चैलेंज लेना चाहेंगे कि इसको किसी ना किसी रूप में, और जो इसके रूप हैं वो भी अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, कि किसी ना किसी रूप में आप इसको जरूर अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ ये चैलेंज लेने को तैयार हैं, जैसे मैंने याद है शुगर का एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि शुगर छोड़ने का 30 डेज चैलेंज मेरे साथ कौन कौन लेगा, तो 1 लाख से ज्यादा लोगों के मतलब मेरे पास प्रतिक्रिया आई थी कि हम ये चैलेंज लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी मेरे साथ जौ का ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि मैं 30 डेज का जौ चैलेंज आपके साथ शुरू कर रहा हूं। तो हम दोनों मिलके इस चैलेंज को लेते हैं और अपनी जिंदगी में इस ब्यूटीफुल आहार को उतारते हैं और अपने शरीर को बेहतर बनाते हैं। अब प्रमेह की हम बात कर रहे हैं, तो प्रमेह का एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जो गट हेल्थ हमारी है, जो आज डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से मेंटल इश्यूज और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि गट ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसको डिटेल में जानते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि गट हेल्थ का मतलब है सिर्फ गैस और एसिडिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे गट में हमारा डाइजेशन, हमारा स्टूल मूवमेंट, हमारे माइक्रोबायोम, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग, इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी, ये सब कुछ हमारे गट में निवास करती है और इन सब चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है अगर हम गट को बैलेंस कर लेते हैं। और क्या आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी का आधा राज जो है वो भी आपके गट में ही छुपा है, जिसको बढ़ाने के लिए हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं और ये जौ जो है ये उन गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। आयुर्वेद में भी अग्नि को हेल्थ का सबसे बड़ा बेस माना गया है। और एक शब्द वहां पर आता है, पहली बार राजीव दीक्षित जी से सुना था, जठराग्नि, कि जठर में हमारे एक अग्नि जलती है जिसको डाइजेस्टिव फायर आज हम लोग बोलते हैं। वो कहते थे कि अगर जठराग्नि सही रहेगी तो अम कम बनेगा। अमा मतलब वो जो टॉक्सिन्स हैं वो कम बनेंगे, और अगर अमा कम बनेगा तो हैवीनेस हमारी बॉडी में कम होगी। हैवीनेस कम होगी तो ब्लॉटिंग और जितने भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में होती है वो और कम हो जाएगी। तो आयुर्वेद में ये जो जव है इसको लघु यानी इसको लाइट बोला गया है। ये बॉडी पर एकदम से हैवी लोड नहीं डालता है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंसुलिन स्पाइक भी बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से ऐसा इंसुलिन का प्रवाह शरीर में शुरू नहीं हो जाता। और जौ जो है ये आयुर्वेद के हिसाब से अग्निवर्धक है और पाचन बढ़ाने वाला इसको माना गया है। और आप जानते हो जौ में क्या क्या है हमारे गट के लिए, क्या बढ़िया हो सकता है? इसमें सॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर हमारा जो गुड बैक्टीरिया है उसका फूड है, उसका खाना है। जितना बढ़ेगा उतना गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में अच्छा होगा। इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी है। इनसॉल्युबल फाइबर जो हमारा स्टूल होता है ना, हमारे स्टूल को बल्कि बनाता है। इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च भी है। अब ये स्टार्च होता है, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को सपोर्ट करता है हमारे शरीर में। इसमें फिनोलेक्स भी है जो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। और एक रिसर्च में तो यहां तक देखा गया कि कुछ लोगों को किसी भी फॉर्म में जो जौ है वो 60 दिन तक खाने के लिए दी और उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया जो थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। उनकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की काफी ज्यादा रिड्यूस हुई, उनका डाइजेशन बेटर हुआ, उनकी एसिडिटी कम हुई। तो आज ये मॉडर्न साइंस भी कई रिसर्चों से प्रूव कर रहा है कि ये जौ हमारे लिए वाकई वरदान है और वाकई दैवीय गुण रखता है। ये अनाज नहीं है बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर एक चीज है। साथ ही इसको आयुर्वेद में अग्निवर्धक भी कहा गया है। यानी अभी मैंने बताया अगर हमारी जठराग्नि अच्छी रहेगी तो शरीर में मेद स्टोर नहीं होगा। मेद स्टोर नहीं होगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। और ये अग्नि को बढ़ाता है और पित्त को कम करता है, जिस कारण से अमा पित्त जो है वो बैलेंस में रहता है। और अगर आपको एसिडिटी होती हो तो सिर्फ एक बार मेरे कहने से रेगुलरली जौ की रोटी या जौ का दलिया कुछ दिन लेके देखो। मेरे कहने से अगर कुछ दिन आप लेकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसिडिटी एकदम से ऐसा रिड्यूस हो गई, गायब होने लग गई, और जठराग्नि पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अमा भी बैलेंस हुआ। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, हैवीनेस, ओवर ईटिंग से स्लगिशनेस या डाइजेशन का इशू कोई भी फील होता है तो जौ का दलिया या जौ की रोटी आपके लिए बेस्ट है। आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप जो गेहूं की रोटी बना रहे हैं उसमें कुछ अमाउंट जौ का आटा अगर आप उसमें मिक्स कर लें
तो वो भी आपको इस चीज में राहत देगी। और एक आयुर्वेदिक रिव्यू तो मैंने पढ़ा था, वो यहां तक उसकी जो केस रिपोर्ट थी उसमें इसको नित्य सेवनम कहा गया है, यानी ये रेगुलरली भी यूज किया जा सकता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए यूजफुल डाइटरी कंपोनेंट जौ को बताया गया है। उम्मीद करता हूं जो 30 डेज का आपने चैलेंज लिया है वो सीरियसली लिया होगा, और अगर नहीं लिया तो आप जरूर ले लेना। अगर इनमें से कोई भी इशू आपको, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि पता लगे कि मेरे साथ कौन कौन इस चैलेंज को कर रहा है। हाँ, अब वो सुनो जो आप में से बहुत से लोग बड़ी देर से सुनना चाह रहे हैं। वो है कि वेट लॉस में रामबाण है जौ। आज हमने ये गलत समझ लिया है कि वेट लॉस का मतलब है कि फैट बर्न हो जाएगा तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, वेट लॉस का सीक्रेट छुपा है 4 चीजों में। पहला, ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना। दूसरा, इंसुलिन को कंट्रोल करना। तीसरा, मेटाबॉलिक रेगुलेशन इसको बोलते हैं। और चौथा, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करना। और कमाल की बात यह है कि जौ इन चारों चीजों में हमको सपोर्ट करता है। ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक कंडीशन की कैटेगरी में आती है जिसमें फैट जो है वो अननेसेसरी स्टोर होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में होने लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, एपेटाइट पे इसका असर पड़ता है, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिस कारण से ओबेसिटी में इंसान जाता है। और आयुर्वेद में ओबेसिटी को कहा गया है मेद वृद्धि। क्यों कहा गया है इसको मेद वृद्धि? और यव को मेदोहर, यानी मेद यानी फैट को बर्न करने वाला आहार है। और इसको लेखना भी कहा गया है। लेखना का मतलब होता है स्क्रैपिंग एक्शन। जैसे हम किसी चीज से स्क्रैपिंग कर देते हैं ना, ऐसा खुरच देते हैं, रगड़ देते हैं, यानी बॉडी में जो एक्सेसिव मेद है, कफ है, हैवीनेस है, उसकी लेयर को ये हटाने वाला है और मेटाबॉलिज्म को सही करने वाला है। इसलिए फैट लॉस में बहुत बढ़िया है जौ। और आज तो मॉडर्न स्टडीज भी यही कह रही हैं कि बार्ले में हाई फाइबर होता है, स्पेशली जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन फाइबर जो है वो स्टमक की जो एम्पटिंग है उसको स्लो करता है। इससे क्या होता है? इससे पेट देर तक भरा रहता है, इससे ओवर ईटिंग कम होती है। इसमें बीटा ग्लूकन क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब्स जो हैं उनका हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो उस एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। फैट के एब्जॉर्प्शन को, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बैलेंस कर सकता है बीटा ग्लूकन। और यही बीटा ग्लूकन गट माइक्रोबायोटा को भी इन्फ्लुएंस करता है। और गट माइक्रोबायोम, मेटाबॉलिज्म जो है, एपेटाइट जो है, इन्फ्लेमेशन जो है, अगर ये सब कंट्रोल हुआ तो जाकर के कहीं मेदोहर हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपके जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। सिर्फ खाना छोड़ देना, या सिर्फ पोर्शन कंट्रोल कर लेना, या सिर्फ कैलोरीज कम कर लेना, या कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर लेना उसको रिजॉल्व नहीं करता। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर भी रहे हो, थोड़े दिन बाद जैसे ही आपने इनमें से कुछ भी छोड़ा, वेट दोबारा से वापस वहां पहुंच जाता है, क्योंकि आपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर, इंसुलिन के स्पाइक के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज के जो बॉडी जिसको एब्जॉर्ब कर रही है उसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया था। तो शरीर को वो आदत ही नहीं पड़ती। जितने दिन वो रेगुलर प्रैक्टिस की ठीक रहता है, जितने दिन छोड़ा बॉडी वापस वहां पहुंच जाती है। और इसमें मैग्नीशियम होता है, और जो मैग्नीशियम है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, वो बाउल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग माना जाता है मेद को हरने के लिए। लेकिन अगर आप सुबह सुबह जौ का सत्तू, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो खाने से पहले फाइबर मिलेगा तो पेट फुल भी रहेगा, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय प्रोटीन। मतलब तरीका है एक कि आपने सबसे पहले फाइबर लिया, फाइबर के बाद आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के बाद आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए। तो अगर ये पैटर्न आपने फॉलो किया, आप देखोगे कि बॉडी एकदम से, इसीलिए इसको हम बल्य कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में उस ताकत को बढ़ा देता है। और सारे मेटाबॉलिज्म को जब इसने चालू कर दिया तो फैट पिघलेगा, और उसके साथ जो प्रोटीन आप ले रहे हो, वो प्रोटीन जो है वो आपके मसल सिंथेसिस को, आपके सेल में जो एनर्जी बन रही है, एटीपी बन रहा है, उसको सही से सुचारू रूप से चलाएगा। तो गेहूं की रोटी की जगह अगर आप चाहो तो वीक में सिर्फ 3 बार भी अगर आप जौ का आटा से बनी हुई जौ की जो रोटी है, अगर आप वो ऐड कर लो तो आपको फर्क दिखने लगेगा। क्योंकि गेहूं में ग्लूटन होता है, जबकि जौ में बीटा ग्लूकन होता है, जो मैंने बताया आपके फैट बर्निंग की स्पीड को बढ़ाता है। गेहूं से ज्यादा प्रोटीन है इसमें, गेहूं से ज्यादा फाइबर है इसमें, कहीं ज्यादा फाइबर है इसमें। बस ध्यान देने की चीज यह है कि आयुर्वेद इसको रूक्ष आहार बोलता है। रूक्ष का मतलब होता है ड्राई। अच्छा, इसका एक बेनिफिट भी है कि ये जिन लोगों को ऑयल शरीर में बहुत ज्यादा बनता है, स्किन पे ऑयल आता है, स्कैल्प्स पे ऑयल आता है, या ऑयली शरीर है बहुत ज्यादा, कफ प्रवृत्ति वालों का होता भी है, तो ये एक्सेसिव ऑयल या हैवीनेस को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जो वात शरीर वाले हैं, जिनको ड्राइनेस ऑलरेडी रहती है या वात का कोई भी इशू है, वो अगर इससे बनी हुई रोटी खाते हैं तो वो उसमें घी को अच्छे से लगा लें,
नहीं तो ये ड्राइनेस करेगा। तो अगर आप इससे बना हुआ सत्तू लेते हैं तो उस सत्तू में आप शहद ऐड कर लें, वो भी जो है उसको वात को थोड़ा सा, क्योंकि वो ल्यूब्रिकेशन मिल गया शरीर को, तो वो ड्राइनेस जो है कम करता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसका जौ का पानी ले सकते हो, वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि जो लोग वात वाले हैं उनको तो वैसे ही, चाहे वो कुछ भी खाते हो कुछ भी लेते हो, उनको अपनी डाइट में घी या कोई भी ऑयली चीज ऐड करनी चाहिए, जिससे कि वो वात की दिक्कत ना करे। अगर घी या ऑयली चीज लेने में कोई भी दिक्कत है तो उनको अपने शरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए, जिससे बॉडी के अंदर वो जो ऑयल है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके और वात के रोगों को या वात के चैलेंजेस को कम किया जा सके। और अगर आप रोटी नहीं बना सकते, इसका दलिया नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये बना बनाया जौ का सत्तू, ये आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसमें नमक डालो, जीरा पाउडर डालो, नींबू डालो और अच्छे से घोलो, अच्छे से शेक करके इसको पी लो। और डायबिटीज है तो बिना शहद के पी लो, वात के रोग हैं तो उसमें शहद डाल लो। ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह ये मिलता है। सत्तू के कुछ अच्छे लिंक्स अगर मेरे को ऑर्गेनिक के मिलते हैं, अगर मिले तो, मिलते बहुत कम है आजकल, लेकिन मिले तो मैं भी उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में दे देता हूं, नहीं तो बाजार से बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, कोई झंझट वाली बात नहीं है। और कई क्लेम्स तो जौ को सबसे बड़ा फैट बर्निंग और इजी वेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जौ ही जौ भर भर के खाए जाओ। वो आयुर्वेद कहता है अत्यंत सर्वत्र वर्जते, मतलब किसी दिन आप उसकी रोटी खा लो, किसी दिन जौ की रोटी नहीं बनी तो जौ का सत्तू पी लिया, किसी दिन खिचड़ी खा ली आपने बारले की, किसी दिन आपने जौ का पानी जो मैंने बताया, सुबह आपने रात को भिगो दिया, सुबह उसको इसका पानी पी लिया। तो कभी भी कुछ ना कुछ अपनी डाइट में जरूर किसी ना किसी चीज में ऐड करते रहो, अगर आपको 100% वेट लॉस के रिजल्ट चाहिए तो। और आप यहां पर आकर कुछ टाइम बाद बताओगे भी कि आपको इससे कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ। मैं अक्सर कोशिश ये करता हूं, ये वीक में एक आधी बार मैं इसको भिगो लेता हूं इसका पानी के लिए, लेकिन अक्सर मैं ये कोशिश करता हूं, अभी गर्मियां चल रही हैं तो मैं जौ का सत्तू, बढ़िया कूलिंग ड्रिंक होता है, ये मैं ले लेता हूं। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि जो हार्ट की ब्लॉकेज है ना, ये कभी भी एक दिन में नहीं बनती है। ये बनती है बहुत लंबे प्रयासों से, गलत लाइफस्टाइल से, गलत खाने से, लंबे समय तक अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे उससे। और इन्हीं को सही करके, इन सब चीजों को जो मैंने आपको बताया, ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम भी किया जा सकता है। समझो, हार्ट डिजीज के मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? आपका हाई एलडीएल, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, जो आपका हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, आपका बीपी है बढ़ा हुआ, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है। और आज मॉडर्न रिसर्चेस भी ये बता रही हैं कि ये जो जौ या बारले के अंदर जो बीटा ग्लूकन है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिसर्चेस आपको पता है बीटा ग्लूकन पे हुई हैं जौ के लिए। 2016 की एक रिसर्च थी जिसके सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में बारले के बीटा ग्लूकन को एलडीएल-सी और नॉन एचडीएल-सी पर अमेजिंग लोअरिंग इफेक्ट इसके देखे गए हैं। और जो ये होल ग्रेन बारले है ना, जिसमें छिलका भी इंक्लूड होता है, इसके अंदर जो बीटा ग्लूकन है, उसके सारे सोर्सेज को इतना पावरफुली हार्ट हेल्थ के लिए बताया गया है। उस रिसर्च का भी मैं लिंक नीचे दे देता हूं, अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। और कई स्टडीज में तो इसमें बताया गया कि इसमें पोटेशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सॉल्युबल फाइबर्स है, बीटा ग्लूकन्स हैं। ऑलरेडी ये सब चीजें अगर मिल जाएं, ये सब चीजें मिल जाएं, तो सीवीडी यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स डिजीज के रिस्क मार्कर्स हैं, उनसे एसोसिएटेड जितने भी चेंजेस हैं वो उन सभी स्टडीज में देखे गए, जो कि स्टडीज हुई पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉल्युबल फाइबर्स और बीटा ग्लूकन पे। अब ये सारी चीजें एक साथ कहां मिलती हैं? ये सारी चीजें मिलती हैं जौ में। और इसके साथ ही कट, बीएमआई, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ब्लड प्रेशर, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स मार्कर्स पे भी पावरफुल इंपैक्ट देखने को मिलता है उस स्टडी में, जो कि सब इस बारले से पॉसिबल है। अच्छा, जौ का पानी हाई बीपी के लिए भी बहुत बढ़िया है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई मेडिसिन है या मेडिसिन का रिप्लेसमेंट है। आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन आपको इसमें बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिल सकता है अगर आप इसे रेगुलरली लेते हो। जैसे मैंने बोला, ये कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली लेते हो तो शायद मेडिसिन तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगर आप ऑयली फूड खाते हो, फ्राइड स्नैक्स बहुत ज्यादा खाते हो और साथ में आप फाइबर ऑलमोस्ट जीरो लेते हो, तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगी जरूर। और ये दिल का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज आप इसको अपने, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आप अपनी रोटी में इसी का आटा ऐड कर लो, इसका पानी सुबह आप बना के पी लो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना, किसी भी फॉर्म में ऐड करना आपके लिए कमाल हो सकता है। जौ की रोटी, जौ का दलिया या बारले की खिचड़ी, जौ का पानी या जौ का सत्तू, क्या ऐड करने वाले हो? कमेंट करके जरूर बताना। और क्या चैलेंज अगर अभी तक नहीं लिया तो अब जरूर ले लेना, क्योंकि ये जो फायदे आपको जानने को मिल रहे हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा है जो आगे आपको मिलने वाला है।
और हाँ, साथ ही अगर आपके घर में या आपके किसी भी जानकार को ओबेसिटी, डायबिटीज, यूरिन इश्यूज, हाई बीपी, फैटी लिवर और हार्ट के इश्यूज हैं, तो ये सब उनके साथ, ये जो वीडियो मैं बता रहा हूं, ये सब उसके साथ जरूर शेयर करना। चाहो तो वीडियो शेयर कर दो, नहीं तो इसमें से जो सीखा वो उनको जरूर बताना। हो सकता है वो भी जौ के पानी को या जौ के किसी भी सोर्स को अपनी डाइट में ऐड कर लें और अपने दिल को और अपनी सेहत को बढ़िया बना लें। अच्छा, आप जानते हो आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेते, पर फिर भी उनका लिवर फैटी हो जाता है, उनका लिवर फैटी लिवर आ रहा है। क्यों? क्योंकि फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता, बल्कि शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बहुत सारे कारण है इस चीज के, जिससे लिवर में, लिवर सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है। अब स्टडीज ये बताती हैं कि बार्ले में, जो मैं बीटा ग्लूकन आपको बता रहा हूं, ये बीटा ग्लूकन इंसुलिन सेंसिटिविटी, गट माइक्रोबायोम और लिपिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। इसका जो फिनोलिक कंपाउंड इसके अंदर होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। जो इसमें मैग्नीशियम है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी पे काम करता है। जो इसमें फाइबर है वो गट लिवर एक्सेस को सपोर्ट करता है। और अगर फैटी लिवर है तो आप शुगर, मैदा, अल्कोहल, डीप फ्राइड फूड, लेट नाइट ओवर ईटिंग और इनएक्टिविटी, इस सबको तो आप कंट्रोल करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में जौ को किसी ना किसी फॉर्म में आप जरूर ऐड करोगे। इससे बहुत सपोर्ट मिलने वाली है आपको। अब एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, वो ये कि क्या जो जौ है, ये जौ कैंसर के रिस्क को रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आज बहुत सारी मॉडर्न स्टडीज बोल रही हैं कि जो होल ग्रेन इंटेक है उसको कई स्टडीज में कोलोरेक्टल कैंसर और क्रॉनिक डिजीजेस रिस्क के रिड्यूस के साथ एसोसिएट करके देखा गया है। और बीएमजे में पब्लिश डोज रिस्पॉन्स और मेटा एनालिसिस में होल ग्रेन इंटेक से कॉरोनरी हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और टोटल कैंसर्स और ऑल कॉज्ड मोर्टेलिटी के रिस्क को, इसके साथ उसके रिस्क को कम होता हुआ इसके साथ एसोसिएट करके देखा गया है। और बार्ले से मतलब बढ़िया होल ग्रेन क्या हो सकता है? ये स्टडी बार्ले के ऊपर नहीं है, लेकिन ये होल ग्रेन पे, होल ग्रेन का मतलब होता है, होल ग्रेन का मतलब होता है पूरा अनाज, जिसमें पूरा का पूरा ग्रेन हो। यानी एक ग्रेन के बेसिकली मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उस ग्रेन के ऊपर का होता है छिलका, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है। एक उसके जो मिडिल लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, और एक उसके अंदर होता है जर्म, बहुत अंदर होता है जर्म। अब बाकी सब अनाज में क्या होता है, इतनी तेज प्रोसेसिंग से जो चक्कियों में पीसा जाता है, एक तो हमने उसका चोकर यानी कि उसका फाइबर निकाल दिया, जिससे कि जो उसकी सबसे ऊपर की लेयर थी वो हट गई, और इतना तेज पीसने से उसके अंदर जो जर्म था वो खत्म हो गया। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च, सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन। तो हम बोलते तो हैं कि पहले के हमारे लोग भी तो चावल और गेहूं खाते थे, अब क्या हो गया? पहले के हमारे लोग जौ भी खाते थे, लेकिन वो जो भी अनाज खाते थे वो हाथ की पिसी हुई चक्की से खाते थे, या कोल्ड प्रेस्ड घराट होते थे, पत्थर के बने हुए ठंडे किए जाते थे, जिनसे खाते थे, जिनके अंदर उनके अंदर का जो जर्म था वो खत्म नहीं होता था, और उसका जो चोकर था, जो उसका फाइबर था, वो भी आटे में ही रहने दिया जाता था, उसको निकाल के अलग नहीं किया जाता था। आज वो सब चीज हमने हटा दी, तो हम बोलते हैं कि यार पुराने टाइम में भी तो लोग गेहूं चावल खाते होंगे, लेकिन उनका तरीका अलग था, जिससे कि उसके पूरे फाइबर और उसका पूरा न्यूट्रिएंट हमें मिलता है। अब इससे अच्छा होल ग्रेन आपको मिल नहीं सकता है आज, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो अगर कैंसर प्रिवेंशन के तौर पर भी अगर आप इसको देखो, तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मायने में तो ये जरूर एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। आपको इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब हमें क्या लगता है कि जो जॉइंट पेन है या हड्डियों में दर्द है, ये सिर्फ एक एज रिलेटेड इशू होता है। नहीं, कभी कभी हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक साइलेंट इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, जिस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें सारी दिक्कतें हो रही होती हैं। अब इन्फ्लेमेशन जो है, आज आप देखोगे कि ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर बनता जा रहा है, और आज ये सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण भी बनता है। और ये मैंने आपके साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था सी बकथॉन का। उस वीडियो में मैंने इन्फ्लेमेशन की कंप्लीट साइंस भी आपको बताई थी। ये वीडियो देखा है आपने? नहीं देखा तो कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। ये इन्फ्लेमेशन जो है, ये बेसिकली बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाती है, मतलब लगातार इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर चलती रहे, तो यही इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून जितनी भी कंडीशन होती है, ये उनसे लिंक्ड मानी जा सकती है। अब इसको रोक कैसे सकते हैं हम? एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। और उनमें सबसे बेहतरीन क्या चीज हो सकती है? ये जौ हो सकता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ कितने बेनिफिट्स हमें देता है। और जौ की स्पेशली इसमें जो हरी पत्तियां होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बार्ले ग्रास बोला जाता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है। इनसे क्या होता है? इनसे बार्ले जूस बनता है। और अगर आप कभी भी फॉरेन बहुत से कंट्रीज में आप देखोगे
बॉटल्स में पैक्ड बार्ले ग्रास का जूस मिलता है और इतने महंगे 10-10 20-20 डॉलर का वो एक बॉटल मिलती है जूस, क्योंकि उसको आज कैंसर प्रिवेंशन और बहुत सी और चीजों के साथ लिंक्ड करके देखा जा रहा है। तो कई जगह पे तो ट्रेंड है उसका, जिसको ग्रीन जूस भी हम लोग बोलते हैं, बार्ले ग्रास का जूस होता है। आप ये जो जौ है, इसको आप जौ को ले आओ, इसको अपने घर में, जैसे हम, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब नवरात्रि में कंजकें अपने घर में बिठाते हैं या अपने घर में नवरात्रि पूजन करते हैं तो उसमें इस जौ को बीजते हैं। जब इसको बीजते हैं तो इसको बोने से उसके कुछ हरी पत्तियां ऊपर निकल आती हैं, यही ग्रीन ग्रास है वो, जिसका जूस बना के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सोर्स माना जाता है। इसी ग्रीन जूस को जो है इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और यूरिक एसिड, कई चीजों से लड़ने की औषधि माना जाता है। तो जो वो ग्रीन ग्रास है वो आपको इसके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन उसके अलावा भी जौ को किसी भी फॉर्म में अगर आप अपनी डाइट में या डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो ये आपको बेनिफिट देगा इन सब चीजों में। और रिसर्च में भी वो जो, जिसको मैं ग्रीन ग्रास बोल रहा हूं, उसको यंग बार्ले ग्रास बोला जाता है, उसके एक्सट्रैक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज को बहुत भारी मात्रा में ऑब्जर्व किया गया है। और अगर ये मिले तो जितनी भी इंफ्लेमेशन है बॉडी से वो रिड्यूस हो सकती है। अब आते हैं हम इसके आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन पर। इसके बाद भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो सब आपको वन गो में बताऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। लेकिन जो मेन बेनिफिट्स थे वो सब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए, ताकि इसमें से कोई भी चैलेंज अगर आपको हो तो आप जौ को चैलेंज लेके मेरे साथ 30 दिन के लिए अपने डेली रूटीन में, डाइट में जरूर शामिल कर लो। आज देखो आप, कितनी भीषण गर्मी होती है, तो जब भीषण गर्मी होती है तो आप क्या करते हो, आप कोल्ड ड्रिंक ढूंढते हो, आप ठंडा ढूंढते हो। ठंडा मतलब, हाँ आप जानते हो क्या है, लेकिन वो ठंडा मतलब वो नहीं होता, क्योंकि वो जो ठंडा जिसको आप बोल रहे हो वो शरीर में एक्चुअली आपको कूलिंग इफेक्ट देता ही नहीं है, वो तो आपको शुगर का स्पाइक देता है। आपके शरीर को ठंडा इफेक्ट जो दे सकता है वो है जौ का पानी या जौ का सत्तू। ये एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। इसके चाहे आप बिना बर्फ के, बिना नॉर्मल पानी में भी बना लो तो भी आपके शरीर को अंदर से ठंडा करेगा। और आज भी अगर आप देखोगे तो बिहार में, यूपी में, एमपी में बहुत सारी जगह पे इसी को ही कोल्ड ड्रिंक के तौर पे यूज किया जाता है, जौ के सत्तू को। और ये पुराने लोग जो थे ना, उन पुराने लोगों के लिए जौ का पानी या जौ का सत्तू ही कोल्ड ड्रिंक था। उनके पास ये आज ठंडा वाला कोल्ड ड्रिंक तो था नहीं, तो वो इसी को ही कोल्ड ड्रिंक के तौर पे यूज करते थे। और ये साथ ही वो जो शुगरी कोल्ड ड्रिंक्स है ना, वो एकदम हैवी कर देती है आपके शरीर को। ये हैवी नहीं करता, मैंने बताया लघु है, ये लाइट होता है। और सबसे बड़ी बात, ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी को हाइड्रेशन देता है। और इसमें एम्प्टी कैलोरीज नहीं है, ये आपकी बॉडी में शुगर का एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, बल्कि मिनरल्स और फाइबर्स सब कुछ आपको इस एक जौ में मिल जाएगा। ये सिंपल है, सस्ता है, बॉडी को अननेसेसरी शुगर से भी बचाता है। अरे गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक मत पियो। और मैं कहता हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अतिशोक्ति नहीं है, ये 2000 रुपए किलो मिले तो भी खरीद लो, 2000 रुपए किलो मिले तो भी खरीद दो। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोल्ड ड्रिंक से कहीं सस्ता आपको पड़ेगा। कितनी बढ़िया चीज, कितनी सस्ती और कितनी शरीर के लिए न्यूट्रिशियस चीज है। और एक चीज आपको और फैक्ट है बहुत बढ़िया, लेकिन आपको बताता हूं कि दुनिया भर में जितनी भी अच्छी ब्रूरीज होती है ना, जो बियर बनाती हैं, वो बियर बनाने के लिए जौ का यूज करती हैं, अच्छी ब्रूरीज। क्योंकि जो जौ में जो स्टार्च और प्रोटीन का रेशियो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर इसको मॉल्ट किया जाए तो मॉल्ट करने पे इसमें नेचुरल एंजाइम्स बनते हैं, जो इसमें स्टार्च होता है वो स्टार्च को फर्मेंट कर देते हैं। और कई जगह पर तो बिना सिंथेटिक अल्कोहल के जौ की बियर बनाई जाती है। इसी के फर्मेंट से जो वो खमीर उसके अंदर उठता है, उसी से ही उसमें वो जो अल्कोहल जैसे थोड़े से गुण हैं वो उसमें आ जाते हैं, जिसको पता नहीं शायद इथाइल अल्कोहल हम बोलते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ उसमें वो गुण आ जाते हैं। तो मैं यहां बियर पीने के लिए किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बता ये रहा हूं कि दुनिया में कई जगह पर इससे बियर, और बियर को एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक के तौर पे यूज किया जाता है, तो वो भी जौ से ही बनाई जाती है। लेकिन कई जगह पर आलू से भी बनाई जाती है और उसमें आर्टिफिशियल या सिंथेटिक अल्कोहल ऐड किया जाता है। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी अल्कोहलिक ड्रिंक हियर, जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन कि इसको इस पर्पज के लिए भी यूज कर लेते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स जौ के जो हैं वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट आपको बताता हूं, ताकि अगर इनमें से भी कोई चीज आपको, अगर कोई चैलेंज हो तो आप जौ को अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लें और मेरे साथ 30 डेज का जौ का चैलेंज जरूर आप ले लें। सबसे पहला तो इम्यूनिटी और एंटीबैक्टीरियल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है जौ। पीसीओएस है, पीसीओडी है, जौ आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। आपकी आंखों की नजर की कोई दिक्कत है, अनीमिया है या एचबी का कोई भी इशू है, आप जौ को ले सकते हो। अच्छा, कोई भी इंजरी अगर आपको हुई है, घाव हुआ है,
या फिर अल्सर्स कई बार हो जा पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर जिनको हम माउथ अल्सर बोलते हैं। पेट की गर्मी बेसिकली बढ़ जाती है जिस वजह से होते हैं, मेटाबॉलिक इररेगुलेशन की वजह से बढ़ जाते हैं। कोई भी इंटरनल इंजरी, सर्जरी आपकी हुई है, उसके बाद भी जौ जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए है। मन की चंचलता को कम करता है जौ, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। दिमाग के लिए सबसे अच्छा टॉनिक माना जाता है जौ, क्योंकि आपके गुड बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहा है। आपका गुड बैक्टीरिया अच्छा होगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा, मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, सेरोटोनिन शरीर में ज्यादा हुआ, मेलाटोनिन बनेगा, मेलाटोनिन बनेगा, नींद बढ़िया आएगी। कितने अच्छे फायदे हैं। और साथ ही इसको स्वर वर्ण कहा गया है गले के लिए। अगर जैसे मैं इवेंट हमारा होता है ना नो द सेल्फ, तो 16-16 घंटे कई बार बोलना पड़ता है स्टेज के ऊपर। तो अगर उस समय आप जौ का पानी लेते हो तो आपके गले के लिए बहुत बढ़िया औषधि हो जाती है। साथ में अगर आप उसमें मुलेठी डाल लेते हो तो बहुत से लोग जो गले का जिनका काम है, जैसे मेरा होता है, तो वो जौ को जरूर अपनी डाइट में शामिल करते हैं। और अगर आपने ऑयली कुछ भी खा लिया है, मतलब आज मन चीट डे था ही, और आपने ब्रेड पकौड़े या आपने क्या बोलते हैं वो छोले भटूरे या कुछ भी तला मला खा लिया है, तो उसके बाद अगर आप 1 घंटे के गैप के बाद जौ का पानी अगर आप थोड़ा सा पी लेते हो, तो वो क्योंकि रूक्ष है, ड्राई करता है, तो वो उस ऑयल को भी कहीं ना कहीं आपके शरीर में कम कर सकता है। आपका मुंह सूखता है, जौ का पानी ले लो। आपको ब्लड प्यूरिफाई करना है, उसमें भी हेल्प करता है। शरीर में गांठें हैं किसी भी प्रकार की, आप जो कर रहे हो, मैं तो उससे मना नहीं कर रहा, जो ट्रीटमेंट जो दवाई सब करते रहो, लेकिन मेरे कहने पर इन सब में आप एक बार जौ को जरूर ऐड कर लो। अब मैंने आपको जौ का सत्तू कैसे बनाना है वो भी बताया, मैंने आपको जौ का पानी भी बताया कैसे बनाना है। जौ की रोटी आप ले सकते हो, किसी दूसरे आटे की रोटी में भी आप जौ को मिक्स कर सकते हो। साथ में 3 अनाज बहुत फेमस है, मिक्स किए जाते हैं, जिसमें जौ हो गया, जिसमें थोड़े से चने हो गए, और साथ में गेहूं हो गया। इसको मिक्स करके भी आप रोटी बना सकते हो। जौ का दलिया आप ले सकते हो, जौ की खिचड़ी आप बना सकते हो, कई प्रकार के और आप इससे व्यंजन और कई चीजें बना सकते हो। उसकी रेसिपीज आपको बहुत इजीली कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो जिसको भी पित्त की समस्या है, पित्त का कोई भी इशू है, वो एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि वो धागे वाली मिश्री अगर इसमें ऐड कर ले तो उसको फायदा होगा। अगर वात है, शरीर में ड्राइनेस है, तो अगर इसकी रोटी लेते हो तो उसके साथ घी जरूर ऐड कर लो, और अगर जौ का पानी लेते हो तो उसके साथ शहद ऐड कर लो। और जिसको फैट लॉस के लिए लेना है, उसको जौ के सत्तू में या जौ के पानी में नींबू और काला नमक जरूर ऐड कर लेना है। बीपी वालों को नमक ऐड नहीं करना, और डायबिटीज वालों को शहद ऐड नहीं करना। किसको केयरफुल लेना है? हाँ, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कोशिश करनी है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको लें। जिनको वात रोग बहुत ज्यादा है वो भी कोशिश करेंगे कि वो अपने डॉक्टर से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और अगर लेना ही है तो थोड़ा सा घी जरूर उसमें ऐड कर लें। हाँ, जौ जब आप मार्केट से लेकर के आएंगे तो इसको पानी से अच्छे से धो लेना है। धो करके फिर इसको जो है पानी में भिगो करके रात को रखना है, क्योंकि कई बार इसमें इम्प्योरिटीज या कई बार कुछ वो छोटे छोटे वो होते हैं ना जंतु, वो भी इसमें कई बार पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी से या कोई ऑर्गेनिक पैक्ड चीज लेंगे तो उसमें शायद ये चीज कम मिलती है। पर्ल बार्ले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं छिलके वाली जौ का ही आपको लेने का समर्थन करता हूं, सलाह देता हूं, तो इसी को आपको लेना चाहिए। मैंने बताया नित्य प्रत्यय है, तो डेली भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की जौ लेने के बाद एलर्जी हो, कई बार जो जौ का सत्तू होता है ना, इसमें हस्क होता है, इसमें भूसी बोलते हैं, जैसे इस बगोल की भूसी होती है ना, ऐसा उसमें थोड़ा सा वो फाइबर का जो कंटेंट होता है छिलके में, वो कई बार लोगों को गले में कुछ लोगों को तंग करता है। तो अगर वो करे तो आप अच्छे से उसको घोल लो, या जो शेकर होता है उस शेकर में शेक करके ले सकते हो। वात वाले घी जरूर ऐड करो, ये बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको सिवियर आईबीएस है या फ्रीक्वेंट लूज मोशंस हैं, तो भी आप सोच समझकर थोड़ा सा जौ को ले किसी से कंसल्ट कर लें। तो आज के बाद जौ को सिर्फ एक अनाज नहीं समझना, बल्कि ये हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट था, ये आयुर्वेद का पार्ट था, ये हमारे हवन का पार्ट था, ये नवरात्रि की खेती का पार्ट था, और आज दुनिया इसे सबसे बढ़िया सुपर फूड्स की कैटेगरी में गिन रही है। लेकिन यही अगर 1000-2000 रुपए किलो मिले तो हम सब लोग भाग के लेंगे, लेकिन क्योंकि अनाज की कैटेगरी में आता है और कोई इसके बारे में हमें बताता नहीं, तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम उतना बढ़िया से इसको लेते नहीं है। हमारे घर के आसपास ही हमको बहुत इजीली मिल जाएगा, नहीं तो अच्छा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिल जाएगा। कुछ अच्छे लिंक्स भी दे देता हूं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इसको किसी भी फॉर्म में अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हो या नहीं। अगर कर रहे हो तो दोनों मिलकर करते हैं, आप और मैं 30 डेज जौ का चैलेंज लेते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हम इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। तो कमेंट में जरूर बताना कि आप और मैं मिलकर साथ में जौ का 30 डेज चैलेंज आज से शुरू कर रहे हैं या नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, वीडियो को सेव कर लो या फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कर दो, और किसी भी इंसान को अगर इसमें से कोई भी चैलेंज हो जो हमने वीडियो में बताया उनके साथ, तो जरूर शेयर करना। हो सकता है वो भी अपनी डाइट में जौ को ऐड कर लें और अपनी सेहत को, अपनी जिंदगी को बढ़िया बना लें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा प्यार जो आप वीडियोस पर देते हो, कमेंट्स के माध्यम से देते हो,
और इतनी जो बड़ों की दुआएं मिलती हैं, मुझे लगता है वो ही हमें प्रेरणा देती हैं कि हम ऐसा अच्छा और कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहें। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, बड़े अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।